भारत के पड़ोसी देशों में आ रही अराजक स्थितियों से उपजी है। चिंता यह है कि पिछले 3 सालों में भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में जन आंदोलन के नाम पर अराजक हालात आखिर क्यों देखने को मिले हैं। पहले श्रीलंका, फिर इसके बाद बांग्लादेश में युवाओं ने संसद, राष्ट्रपति हाउस और पीएम हाउस तक को नहीं बख्शा। सरकारें गिरा दी गईं। अब नेपाल में भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं की भीड़ इतनी उग्र हो गई कि संसद में घुसकर तोड़फोड़ को अंजाम दे डाला। ये सारे घटनाक्रम एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत के इन पड़ोसियों को एक एक कर कौन निशाना बना रहा है, ये किसकी साजिश है और इससे भारत की जनता, भारत सरकार के साथ ही तमाम राजनयिकों को क्यों सचेत रहने की जरूरत है। देखिए नेपाल का विद्रोह संयोग या प्रयोग। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों हजार युवाओं के उग्र आंदोलन ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस बवाल के पीछे कौन है। क्या नेपाल में अस्थिरता लाने की साजिश है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से छात्र इतने उग्र हो गए या इसके पीछे कुछ और वजह है? इसके लिए इन 3 तस्वीरों पर गौर करना होगा जिनकी प्रकृति एक सी है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। क्या सरकार गिराने के लिए इसी एक खास मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश में भी युवाओं को आंदोलन में झोंककर अराजक हालात बनाए गए हैं। 2022 में श्रीलंका में लगे थे गोटा ओ गामा के नारे, तो 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना गो बैक की गूंज ने अराजक हालात बना दिए थे। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था, तो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए थे। तब पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के आवास पर कब्जा किया गया, लूट मचाई गई और सरकारें गिरा दी गईं। अब नेपाल में क्या यही मॉडल दोहराने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवाओं की भीड़ इतनी आक्रामक हो गई है कि पुलिस के साथ झड़प में फायरिंग हुई, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई तो दर्जनों घायल हो गए, जिनमें प्रदर्शनकारियों के अलावा और कई लोग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर बैन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद परिसर में दाखिल हो गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात अराजक होने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कई झड़प हुई। काठमांडू के कई इलाकों में देर रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाली सेना की तैनाती की गई है। काठमांडू घाटी समेत कई शहरों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विरोध प्रदर्शन करने वालों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए संसद भवन के बाहर एक विरोध रैली का आयोजन किया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प शुरू हो गई। सवाल है, नेपाल में इस बवाल की वजह क्या है? सड़क पर इस हंगामे की वजह है नेपाल सरकार का फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से रोक लगाना। प्रदर्शनकारी युवाओं का मकसद सरकार की ओर से लगाए गए बैन को हटाना है। साथ ही वो देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी बैन से टिकटॉक बचा हुआ है, इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यही टिकटॉक इन प्रदर्शनकारियों के गुस्से को विरोध की ज्वाला बनाने में इस्तेमाल हुआ। युवाओं ने टिकटॉक पर ही वीडियो डालकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की तुलना वाले बहुत से वीडियो और हैशटैग वायरल हुए, जिसने आग में घी का काम किया। नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन में जेनजी स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर बैन को इन्होंने अपनी आजादी पर बैन माना। इनके हाथों में बैनर तख्तियां थी, जिसके जरिए इन्होंने भ्रष्टाचार, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी। आजादी दो, भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। सवाल है, आखिर इन विरोध प्रदर्शनों में सोशल मीडिया बैन से जेनजी इतना आग बबूला क्यों हुआ? दरअसल जेनजी यानी जनरेशन जेड उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो लगभग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, यानी 13 से 28 वर्ष के बीच के युवा। ये पीढ़ी डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में बड़ी हुई है, इसलिए इसे डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। तकनीकी रूप से ज्यादा दक्ष जेनजी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनका मीम्स
ट्रेंडिंग चैलेंज और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इनकी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है। इन उम्र के युवाओं में एक जिद होती है, इन पर काबू करना आसान नहीं है। ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग होने लगी तो प्रदर्शन और उग्र हो गया। सिस्टम के नजरिए से देखें तो इस उग्र प्रदर्शन के लिए नेपाल सरकार की जिम्मेदारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त रहते सरकार ये अंदाजा लगाने में नाकाम रही कि उसके फैसले के विरोध में इतना भीषण विरोध प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तुरंत बयान जारी कर इस हंगामे को रोकने की अपील की। काठमांडू में उग्र प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा, अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही कार्रवाई हुई है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। सरकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पर्याप्त समय दिया गया, रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा वक्त दिया गया। दरअसल इस पूरे बवाल के पीछे जो वजह है वो एक दिन में नहीं हुआ। नेपाल सरकार ने कोई आनन फानन में सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगाया, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह और लंबी टाइमलाइन है। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई थी कि कई विदेशी और घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस के विज्ञापन और कंटेंट चला रहे हैं। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सरकार को आदेश दिया था कि देश में चल रहे सभी घरेलू और विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करवाया जाए और उनकी निगरानी भी की जाए। इसलिए नेपाल सरकार ने 2023-24 में ही नेपाल में सोशल नेटवर्क के उपयोग के निर्देश जारी किए। कंपनियों को नेपाल में अपना ऑफिस खोलने को कहा गया, सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाने को कहा गया, लेकिन इस पर कई प्लेटफॉर्म ने चुप्पी साधे रखी। 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप जैसे कुल 26 सोशल मीडिया साइटों को एक सप्ताह की सीमा में रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी किया गया। 5 सितंबर 2025 को सरकार का ये अल्टीमेटम समाप्त हो गया, लेकिन ज्यादातर बड़े प्लेटफॉर्मों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। 5 सितंबर 2025 को ही नेपाल टेलीकॉम को अपंजीकृत प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। 2024 नवंबर से ही आधिकारिक रूप से पंजीकृत होने के कारण टिकटॉक का संचालन जारी रखने की इजाजत है। अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, वीटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है। अब नेपाल सरकार का कहना है, बैन झेल रही सोशल साइट्स अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं तो उनकी सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन जब तक इन 26 सोशल मीडिया साइट्स पर से बैन नहीं हटाया जाता, नेपाल में न सिर्फ जेनजी बल्कि आम लोगों को भी मनोरंजन, खबरों और यहाँ तक कि व्यापार के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मसलन जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका बिजनेस रुक गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई। व्हाट्सएप बंद होने से विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया। लोगों में नाराजगी इतनी बढ़ी कि बहुत से लोगों ने VPN से बैन तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया पर बैन तो प्रदर्शनकारियों के गुस्से को भड़काने का काम किया। इससे अलग भी नेपाल में युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। नेपाल में बढ़ती अस्थिरता के पीछे कुछ राजनीतिक तो कुछ आर्थिक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार का है। प्रदर्शनकारी सरकार में बदलाव चाहते हैं। अस्थिरता की वजह से लगातार सरकारों में बदलाव, धीमी आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी और बढ़ता बाहरी कर्ज भी शामिल है। नेपाल में समय स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। ये जनरेशन Z, जिसको आप नई जनरेशन कहते हो, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, करप्शन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर वहाँ पे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे नेपाल को छोड़ के बाकी देशों में जाना चाहते हैं। नेपाल का फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया है और वहाँ करप्शन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट जो है, उनकी सरकार जो है मिली जुली सरकार है 7 पार्टी की, सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सारे करप्ट हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 30% जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल होता है, 70% खा लिया जाता है। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसक झड़पों के तुरंत बाद नेपाल में मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई। 2 घंटे चली इस मीटिंग में हालात से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारियों की एंट्री ने जिस अराजक हालात को जन्म दिया है, भारत के 2 पड़ोसियों में पहले ऐसे ही हालात देखे गए हैं। श्रीलंका और इसके बाद बांग्लादेश की घटनाओं के बाद
नेपाल को सचेत रहना चाहिए। इसके साथ भारत के लिए भी चिंता का सबब है। इसके पीछे की साजिशों को डिकोड करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।